Jai Hind friends, let's start. Consider the following statement. How many of the statement given above are correct? Statement 1. Jhelum River passes through Ular Lake. Krishna River directly feeds Koleru Lake. Meandering of Gantak River formed Kanwar Lake. तो पहले इसे एनालिसिस करेंगे थोड़ा। झेलम रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो झेलम रिवर ओरिजिनेट एट वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर। एंड वुलर लेक कहाँ पे ओरिजिन होता है? वो ओरिजिन होता है हरमुख माउंटेन। ठीक है। वुलर लेक एशिया का एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अभी ये हरमुख माउंटेन है ना, यहाँ पर एक और लेक ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है जैना लेक। जैना लेक। अभी ये जैना लेक नेम्ड आफ्टर जैनुल अबिदिल, जो कि कश्मीर का राजा था। इसे अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है ड्यू टू हिज रिलीजियस पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसीज। ठीक है। अभी सेकंड, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, कृष्णा रिवर जिसका ओरिजिनेट होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में, तो ये डायरेक्टली फीड करती है कोलेरू लेक को, तो ये गलत है। कृष्णा रिवर प्लस गोदावरी रिवर, ओके, गोदावरी रिवर फीड्स कोलेरू लेक। कोलेरू लेक एक नेचुरल लेक है बिटवीन कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है? तो वो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी है। स्टेटमेंट थर्ड, मियांडरिंग, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी थर्ड स्टेटमेंट, मियांडरिंग ऑफ गंडक रिवर। गंडक रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है? धवलागिरी माउंटेन, जो कि नेपाल में है। ओके। एंड कन्वर लेक बिहार में है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर in India, in Indian agriculture is higher than that in China. ओके, तो ये हायर है क्या दोस्तों? ये हायर नहीं है, ये गलत है। इंडिया का जो एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर है वो चाइना से कम है। ओके, लोअर देन चाइना। तो फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अभी देखेंगे। द प्रो द proportion of irrigation area is more in India as compared to China। तो ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया में लगभग 48% इरिगेशन एरिया आता है और चाइना में आता है 41%। इंडिया हैज मोर अरेबल एरिया देन चाइना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 156 मिलियन हेक्टर है इंडिया के पास और चाइना के पास है 120। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 2, पोर्ट और वेल नोन फॉर। ठीक है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। कामराजा पोर्ट, कामराजा पोर्ट तमिलनाडु में है और वेल नोन एज फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया, रजिस्टर एज अ कंपनी। तो ये सही पेयर है। ठीक है, हमें हाउ मेनी पेयर्स करेक्ट है वो पूछा है उन्होंने। मुंद्रा पोर्ट हम सबको पता है गुजरात में है। लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया नहीं है, ये डीपेस्ट डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है। ठीक है, तो फिर लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया कौन सा है? वो है जेएनपीटी, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पेयर्स। अभी क्वेश्चन नंबर 5,
Which one of the following is the best example of repeated fall in sea level giving rise to present day extensive marshland? ठीक है, तो भीतरकनिका मैंग्रोव, मरक्कनाग साल्ट पैन, नौपाड़ा स्वैम्प एंड रन ऑफ कच्छ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रन ऑफ कच्छ। ओके, अभी बाकी जो ऑप्शन है इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करेंगे। जो नौपाड़ा स्वैम्प है वो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और इसे ही कहा जाता है सॉल्ट बाउल ऑफ एशिया। फिर ये जो मरक्कम साल्ट पैन है ना, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया है, नाम है उसका लाइफ मिशन, और इस मिशन के तहत वो काम करेंगे वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन को एंड हाइजीन सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो मे भी पूछ सकते हैं वो, ये 2022 में काफी न्यूज में था। अभी भीतरकनिका मैंग्रोव्स, इसको देखेंगे। भीतरकनिका मैंग्रोव्स के नियर कौन कौन सी रिवर है? तो ब्रह्मणी, फिर बैतरनी। ये कहाँ पे? तो ओडिशा में। अभी एक पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सॉल्ट क्रोकोडाइल रहते हैं, और भीतरकनिका मैंग्रोव के ही नजदीक में हमें गहिरमाथा बीच मिलता है। ओके, जहां पर लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है ओलिव रिडली टर्टल की, जिसे इसे ही अरिडाबा भी कहा जाता है। ठीक है, अरिडाबा। क्वेश्चन नंबर 6, इमेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tract। अभी देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने इंटायर इंटायर कहा है, क्या इंटायर इंडियन कोस्ट लाइन पे नहीं, सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया आर रिच सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो, पहले समझते हैं ये सर्टेन कोस्टल ट्रैक्स है वो कौन से हैं। तो वो है गुजरात एंड ओडिशा कोस्ट, एंड ये वन ऑफ द फॉलोइंग रिच सोर्स, किसके रिच सोर्स है? तो ये टाइटेनियम के रिच सोर्स है, ऑप्शन डी। अभी ना, हाँ, ये जो एटॉमिक मिनरल्स है, ये दो ये दोनों एटॉमिक मिनरल्स है। और कौन कौन से एटॉमिक मिनरल्स है जो एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए काम में आते हैं? एटॉमिक एनर्जी बनाने के लिए कौन कौन से एटॉमिक एनर्जी काम में आते हैं? तो एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है झुमरी। जिरकॉन, जे फॉर जिरकॉन, यूरेनियम, मोनोजाइट। ओके, मोनोजाइट कहाँ पे मिलती है? ऑलरेडी हमने देखा है 2022 के पेपर में। मोनोजाइट के बाद ये रूटाइल और इल्मेनाइट। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज। अभी देखो, हमें इनके साइंटिफिक नेम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमें पूछा है कि हाउ मेनी अबो आर डेसिडियस ट्रीज। तो यहाँ पर जैक फ्रूट डेसिडियस है क्या? नहीं है, वो एवरग्रीन है। तो एक गया। महुआ और टीक ये दोनों भी डेसिडियस ट्रीज है। डेसिडियस ट्रीज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मॉइस्ट एंड दूसरा होता है ड्राई। तो मॉइस्ट में कौन कौन से ट्रीज आते हैं? मॉइस्ट में आता है टिक, साल, फिर शीशम, आंवला, सेमुल, कुसुम, महुआ, हुर्रा एंड सैंडलवुड। सैंडलवुड काफी क्वेश्चंस में पूछा गया है। ओके, रक्त चंदन जिसे कहा जाता है। उसके बाद ड्राई डेसिडियस में कौन कौन से ट्रीज आते हैं? तो तेंदू, पलास या फिर पलास, फिर बेल, अमलटास, खेर एंड
एक्सल वुड। अभी क्वेश्चन नंबर 7, अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट, a metal required for the manufacturing of battery for electric motor vehicles is produced by, तो ये प्रोड्यूस बाय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। अभी एक कंसेप्ट एग्जामिनर ने यहाँ पे दिया है, हमें हिंट दी है। यहाँ पर देखो, लिथियम ट्रायंगल, मतलब जहाँ पे लिथियम का जो लिथियम है ना वो अबेंडेंस में अवेलेबल है, तो है अर्जेंटीना, फिर बोलिविया एंड चिली। इसको याद कैसे रखेंगे? ABC लिथियम ट्रायंगल। चाइना में भी हमें लिथियम के रिसोर्सेस मिलते हैं। बोट्सवाना, बोट्सवाना एक जगह है जहां पर हमें डायमंड हब और एक ओकावांगा ओकावांगा बेसिन है यहाँ पर, जहां पर ओकावांगा बेसिन में लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन है। तो क्वेश्चन बन सकता है इस पर, याद रखना। कजाकिस्तान किसके लिए है? तो यहाँ पर है यूरेनियम। ओके, यूरेनियम। अभी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी नेक्स्ट इन्होंने कोबाल्ट पूछा है ना, तो मे बी यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम काफी बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा था, एक पूछ सकते हैं। तो यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं, प्रोडक्शन। तो इसका प्रोडक्शन होता है कजाकिस्तान, उस कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। बट अभी देखो, प्रोडक्शन रिसोर्सेस सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेस है ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर कजाकिस्तान के पास, एंड थर्ड है कनाडा के पास। ओके। अभी यूरेनियम तो हमने ऑलरेडी देखा था कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलता है। कोबाल्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है? यूरेनियम हमने 2021 में डिस्कस किया है ऑलरेडी, ठीक है। तो हाँ, यूरेनियम, इवन यूरेनियम पे इसी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है देखो 11th वाला, हम इंग्लिश में देखेंगे इसको। पहले कोबाल्ट देखते हैं। कोबाल्ट इन इंडिया, तो कोबाल्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है इंडिया में? तो झारखंड, ओके, उसके बाद उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा, ओके, उड़ीसा में सबसे ज्यादा कोबाल्ट के रिसोर्सेस है इन टोटल इंडिया के कंपेयर से। उसके बाद राजस्थान, फिर नागालैंड एंड मध्य प्रदेश में। अभी क्वेश्चन नंबर, पहले 11 देखेंगे, यहाँ पर यूरेनियम है। ओके, यूरेनियम अभी हमने देखा था कि यूरेनियम प्रोडक्शन फिर से एक बार लिख लेते हैं, मतलब उतना ही प्रैक्टिस होगा अपना। यूरेनियम प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो वो होता है कजाकिस्तान में, फिर कनाडा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। और रिजर्व सबसे ज्यादा किनके पास है? ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान एंड कनाडा के पास है, ठीक है। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे यूरेनियम? तो वो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ओके, सहारनपुर के वहां पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, यहाँ पर हमें ये मिलता है यूरेनियम। ओके। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इंडिया डिपो डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, अभी हमने देखा इंडिया के पास डिपॉजिट है, डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। स्टेटमेंट सही है, हम सबसे ज्यादा कोल से एनर्जी बनाते हैं। ओके, कोल के 4 टाइप्स होते हैं। यूरेनियम enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity। देखो, मैंने कहा था
डेटा ट्रैप होते हैं यहाँ पे 60% नहीं है। हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना होगा तो इतना परसेंट लगता है 60%, बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली 3 to 4%। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि टू मेक न्यूक्लियर वेपन हाउ मच, एटलीस्ट 50, या फिर वो 20% ऑफ यूरेनियम लगता है, ऐसा इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो याद रखना ये 60% है, क्योंकि यूरेनियम काफी फेमस है। एग्जामिनर इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन बना चुका है काफी बार। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। कॉन्गो बेसिन में कौन कौन से कंट्रीज है पहले वो देखेंगे। एक है कैमरून, तो आंसर है कैमरून। बाकी कौन कौन से हैं, तो सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर है इक्वेटोरियल गुएना, एंड लास्ट है गैबॉन। ये कॉन्गो बेसिन क्या है, क्या है यहाँ पर, यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पिट लैंड है। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट याद रखना, ब्राज़ाविले डिक्लेरेशन ये है पिट लैंड के लिए। सिमिलरली जो रामसर डिक्लेरेशन है ना, वो है वेटलैंड के लिए, वेटलैंड के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द confluence ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। ओके, अमरकंटक confluence ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री। स्टेटमेंट 2, बिलिरिंगन हिल्स constitute the easternmost part of सतपुरा रेंज। शेषाचलम, जहाँ पे रेड सैंडल सबसे ज्यादा है, अभी हमने देखा था रेड सैंडल कहाँ पे मिलता है। ओके, ड्राई में मिलता है क्या, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है दोस्तों। हिल्स कंस्टिट्यूट द साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। अभी देखो, एग्जामिनर ने इतने ट्रैप सेट किए यहाँ पर। ये अमरकंटक हिल्स आर एट कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सातपुरा, सातपुरा। और आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, विंध्या कहाँ है देखो, ये इंडिया का मैप, तो मैं रफली बना रहा हूँ। ओके, विंध्या जाते इस साइड पे, सह्याद्री जाते देखो, यहाँ पे आता है वेस्टर्न घाट। ओके, यहाँ पे इस साइड में आता है वेस्टर्न घाट, गुजरात यहाँ से चालू होता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पे है ईस्टर्न घाट। विंध्यास यहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये यहाँ पर कन्फ्लुएंस में अमरकंटक मिलते हैं। अमरकंटक याद कहाँ पे है, तो ये गलत है, विंध्यास एंड सातपुरा। ओके, अमरकंटक यहाँ पर कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, तो वो है नर्मदा। नर्मदा लार्जेस्ट वेस्टर्न वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, मतलब वो बे ऑफ बंगाल को जाके नहीं मिलती, वो अरेबियन सी को जाके ड्रेन हो जाती है। ठीक है, अभी सेकंड को देखते हैं। बिलीगिरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूटेड द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सातपुरा हिल्स रेंज। ईस्टर्न नहीं है, वेस्टर्न है। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज। देखो ट्रैप भी एग्जामिनर ने कैसे किया है, हमने ऑलरेडी देखा था कि ईस्ट की जगह पे वेस्ट डालेंगे। ओके, ईस्ट रेंजेस मतलब वेस्टर्न घाट में होगा तो बोलेंगे ईस्टर्न घाट में है। ठीक है, ईस्ट रेंजेस में बोले मतलब सह्याद्री रेंजेस में है तो वहां पे डालेंगे सतपुरा रेंजेस में। ठीक है, तो देखो एग्जामिनर कैसे किस तरह की ट्रैप भी सेट कर रहा है वो भी हमें यहाँ पे समझ में आता है। अभी ये जो बिली बिलिरिंजन, सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन जी, ये जो हिल्स है ना, ये हिल्स हमें बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कर्नाटका में है, तो ये याद रखना, नेक्स्ट टाइम इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अभी
शेषाचलम हिल्स कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के रायलसीमा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, रायलसीमा डिस्ट्रिक्ट में। और रक्तचंदन यानी कि सैंडलवुड यहाँ पर मिलता है। और सैंडलवुड कौन सा है? मॉइस्ट ड्राई, सॉरी मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है। अभी ये वेस्टर्न घाट में है क्या? नहीं, यहाँ पर है वो ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न यानी कि यहाँ पर। अभी ना थोड़ा डिस्कस करेंगे हम वेस्टर्न घाट्स को और ईस्टर्न घाट्स को। पहले एक याद रख लेते हैं, अभी ये पूरा आ ही गया है तो। कैर्डामॉन हिल्स वो केरलाज में है। ठीक है। अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे हम वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्ट घाट, अभी हमने देखा वेस्ट घाट इंडिया, यहाँ से वेस्ट घाट है। यहाँ पर, यहाँ मतलब रफली बना रहा हूँ, यहाँ पर ईस्ट घाट है। तो वेस्ट घाट सह्याद्री रेंजेस, यहाँ पे सॉइल कौन सी है? तो लैटराइट सॉइल है। लैटराइट सॉइल में सबसे ज्यादा क्या रहता है? आयन ऑक्साइड रहता है। यहाँ का सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है? तो अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, जिसकी हाइट है 26595 मीटर। ठीक है। फिर वेस्टर्न घाट फॉर्म कैसे हुआ? सबडक्शन ऑफ अरेबियन बेसिन। कौन कौन से स्टेट से वेस्टर्न घाट कवर करने वाला? तो वो है गुजरात। ठीक है, ये गुजरात। फिर दमन एंड दीव, नगर हवेली। उसके बाद ये आप महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र के बाद कौन सा है? गोवा। गोवा के बाद फिर कर्नाटका, केरला एंड यहाँ पे तमिलनाडु। ठीक है। अभी ईस्टर्न घाट को भी थोड़ा देखेंगे। ईस्ट घाट, तो ईस्ट घाट फॉर्म्ड हुआ है फोल्ड माउंटेन्स की वजह से। ठीक है। यहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है, रेड सॉइल है। इसमें भी आयरन ऑक्साइड ज्यादा रहता है रेड में। फिर यहाँ का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो उसका नाम है जिंदागोडा पीक, जिसे ही आर्मा कोंडा पीक भी कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जिसकी हाइट है 1690 मीटर। कौन कौन से स्टेट्स है इस साइड में? ये तो उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तो एक बताओ, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर हमें ईस्ट घाट और वेस्ट घाट दोनों भी मिलते हैं? तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन कैन बी फॉर्म, बन सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। विद रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी ये क्वेश्चन टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है कि कौन कितने पेयर्स सही है, ये पूछा है हमें। कितने स्टेटमेंट सही है, हाउ मेनी? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट, इन दोनों को कनेक्ट करता है, इस तरह से बोल। देखो, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ का श्रीनगर, साउथ का कन्याकुमारी, ईस्ट का सिलचर एंड वेस्ट का पोरबंदर, इनको कनेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ट्रायलैटरल हाईवे कनेक्शन, ट्रायलैटरल हाईवे कनेक्शन, तो ये कनेक्ट करता है मोहरी, मणिपुर, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, एंड मोही सोट, थाईलैंड में, वाया म्यांमार। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। अभी बचा बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जिसे क्या कहा जाता है? बीसीआईएम इकोनॉमिकल कॉरिडोर, बीसीआईएम इकोनॉमिकल कॉरिडोर। तो ये स्टार्ट होता है हमारे कोलकाता से, फिर बांग्लादेश के सेसोर, फिर ढाका, उसके बाद सियासेट,
इनको कनेक्ट करता है, बांग्लादेश के इन सिटीज को कनेक्ट करता है। फिर म्यांमार में जाता है, म्यांमार के मंडालंग, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, उसको कनेक्ट करने के बाद वो चाइना में चला जाता है, चाइना के कुनुमिंग यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह का एक BCIM, ओके, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार का रूट है। तो आंसर क्या आया इसका? तीनों भी स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल्स मतलब क्या, पहले वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो कांगारूज होते हैं, कोलाज, मतलब इस तरह के जानवर जो अपने उनका बेबी रहता है ना, उसको उनके पास एक पाउच रहता है पेट के वहां पे। ठीक है, तो वो एनिमल उनके बेबी को उस पाउच में रखते हैं, उन्हें ही मार्सुपियल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरली इंडिया में पाए जाते हैं क्या? तो नहीं पाए जाते। अगर देखो, नेचुरली कहा है उन्होंने, अगर आपने कहीं मतलब कोई जू में या फिर किधर देखा होगा तो वो नेचुरली नहीं है, वो लेके आए वाला है। ठीक है, तो सेकंड, अभी देखो इन क्वेश्चन की ब्यूटी ये होती है कि अगर एक भी गलत हुआ ना तो दूसरा आंसर अपने को मिल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है तो, सॉरी, फर्स्ट सही है ना, फर्स्ट सही है। ओके, नेचुरली मिलता नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, देखते हैं अभी दूसरा। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन मॉन्टेनी ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर। अभी देखो, यहाँ तक भी ठीक है, ओके, बट नो प्रेडेटर, भाई, नो प्रेडेटर कुछ भी क्या, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 13, इनवे invasive species specialist group that develops global invasive species database belongs to which one of the following organism? Invasive species specialist group database, ठीक है, अभी देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर। अभी देखो, मुझे बताओ इसमें सबसे सही कौन सा लग रहा है? स्पेशलिस्ट ग्रुप, स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप मतलब कौन से स्पीसीज कौन से ग्रुप में आता है, और इन्वेजिव स्पीसीज का है, मतलब थ्रेटन कैटेगरी में आता है क्या, एक्सटेंशन क्या, क्रिटिकल, इस तरह से आता है। और हमने देखा है ये कौन देता है, IUCN देता है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। IUCN, IUCN के अंदर ये ग्रुप आता है, और काफी ग्रुप्स इसके अंदर आते हैं। ठीक है, बट हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं याद कर रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा याद रखने के लिए है हमारे पास। तो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम ऑफ IUCN, एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है स्पीसीज सर्वाइवल स्पेशलिस्ट ग्रुप, जो कि इसी ग्रुप के अंदर आता है। उसके बाद वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट लॉ, थर्ड है क्लाइमेट क्राइसिस कमीशन, फोर्थ है वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके, बाकी ऑप्शन डिस्कस करेंगे। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे? केनिया में, हमें पता है 1972 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कब स्टैब्लिश हुई थी? तो ये 1992 में अर्थ समिट जो हुआ था रियो में, वहां पर ये क्या हुआ था इसका, मतलब ये कंसेप्ट की नींव रखी गई थी, और 1994 में इन्फोर्स हुआ था। ओके, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर,
ये एक एनजीओ है, एनजीओ, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, फाउंड इन 1961। अभी इनके ना कुछ इनिशिएटिव्स है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना था, जो था अर्थ आवर्स, अर्थ आवर। अर्थ आवर मतलब क्या होता है, यहाँ पर साल में एक बार सभी लोग 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ये जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, यह पब्लिश करते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, फिर मरियन स्टीपवर्ड शिप काउंसिल। ये चांसेस कम है ये पूछने के, छोड़ दो इसको। ओके। और अभी क्वेश्चन नंबर 16। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 16 सबसे इजी है, ठीक है, सबसे इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। कितने टाइप्स के मशरूम्स होते हैं? ओके, नंबर ऑफ टाइप ऑफ मशरूम्स आते हैं। उसमें से अगर एक में भी प्रॉपर्टी होगी मेडिकल की, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज अगर एक में भी हो गई, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। अगर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज एक में भी होगी, तो ये भी सही है। सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनस प्रॉपर्टी, एक मशरूम में भी अगर ये बायोल्यूमिनस प्रॉपर्टी हो गई, तो ये भी स्टेटमेंट सही होगा। बायोल्यूमिनस मतलब वो लाइट बाहर, मतलब लाइट दे सकते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स रहते हैं। आप इसको ना थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करो, काफी ब्यूटीफुल रहते हैं वो। ठीक है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अभी क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग फोना, हाउ मेनी ऑफ द above are generally nocturnal or most active after sunset? ठीक है, एक बताता हूँ, नॉक्टर्नल एनिमल्स ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? जहां पर दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब डेजर्ट एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं, वो एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर नॉक्टर्नल, क्योंकि दिन में इतना टेम्परेचर होता है, तो कहाँ शिकार मिलेगी उनको, कहाँ पे वो बाहर जाके इतना गर्मी में खुद को ये परेशान करे। ठीक है। तो देखो, नॉक्टर्नल। लायन टेल मकाओ कहाँ पे पाया जाता है? लायन टेल मकाओ, ये भाई, लायन टेल मकाओ एक मंकी, एक लेमन लैंग्वेज में कहा तो एक मंकी है। मंकी तो रात में सोते हैं, इंसान जैसी उनकी काफी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये तो गलत होगा। ओके। अभी थोड़ा बाकी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक तो ड्राई फॉरेस्ट में, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो वेस्ट घाट में भी, स्पेशली केरला और कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो वो है इंडेमिक। मालाबार कीवेट, मालाबार कीवेट हमें देखने को मिलता है इराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि केरला में है। एंड सांबर डियर, ये दोनों भी नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं। ओके। एक और चीज याद रखना, मालाबार कीवेट जो है वो एक इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में तो देखने को मिलता है, साथ ही साथ जायंट स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे भी देखने को मिलता है। ठीक है। तो आंसर है 2 एंड 3। ठीक है। अभी मैंने जो कंसेप्ट आपको ये बताया था ना, नॉक्टर्नल एनिमल, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉक्टर्नल एनिमल्स डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं, ये बाकी एरिया में भी होते हैं। ठीक है। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वेरल्स, हाउ मेनी अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट? इंडियन स्क्वेरल के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। तो इंडियन स्क्वेरल कहाँ पे रहती है? तो देखो, इंडियन स्क्वेरल रहती है पेड़ पे। ठीक है, वो रहती है पेड़ पे। और जो एनिमल पेड़ पे रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आर्बोरियल एनिमल्स। तो मे बी क्वेश्चन कैन आस्क ऑफ द फॉलोइंग आर आर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है। तो हम सोचेंगे क्या है आर्बोरियल? आर्बोरियल्स मतलब those animals who lives on trees. Okay, Indian squirrel is
arboreal. तो दे बिल्ट नेस्ट बाय मेकिंग burrows इन ग्राउंड। अभी ये काई को खड्डा खोदेंगे, फुकट में रहते हैं ट्रीज पे, तो ये तो गलत है। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड सीड इन द ग्राउंड। तो ये स्टेटमेंट सही है। ओके, रहते यहाँ पर है बट छुपा के रखते हैं यहाँ पर ग्राउंड में। ठीक है, स्मार्ट होते हुए। दे आर omnivorous, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following organisms perform a waggle dance for other of their kin to indicate the direction and the distance of source of their food? तो ये है हनी बीज। ओके, हनी बीज। अभी क्वेश्चन नंबर, अभी देखो यहाँ पर भी उस मशरूम टाइप की क्वेश्चन है ये भी। ओके, some microorganism can grow in environment with a temperature above the boiling point of the water. Some can grow, हो सकता है, possibility शो कर रहे हैं। Some microorganism can grow in the environment with the temperature below the freezing point, ये भी हो सकता है। Some microorganism can grow in highly acidic environment with the pH below 3, तो ये भी हो सकता है। ये तीनों भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, in interest income from the deposit in infrastructural investment trust distribute to their investor is exempted। इंटरेस्ट इनकम यहाँ से जो मिलती है आईएनवी आईटीएस से, इन तो यहाँ की जो इंटरेस्ट इनकम है डिस्ट्रीब्यूटेड टू दियर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। नहीं भाई, ये गलत है। ये एग्जेम्प्ट वगैरह कुछ नहीं रहती, ये टैक्सेबल है। ठीक है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड दोनों भी टैक्सेबल है अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और मैंने अभी हमने देखा था कि इस तरह के क्वेश्चन में एक ब्यूटी होती है कि अगर आपको एक भी गलत मिला तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहला इनकरेक्ट है तो दूसरा सही होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं पहले। ठीक है, पहले 22 देखते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी एक्सप्लेन करना है हमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In the post-pandemic recent past, many central bank worldwide has carried out interest rate hike. Okay. Central bank generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means। अभी देखो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये कंटिन्यूएशन नहीं लग रहा क्या आपको सेकंड का? और यहाँ पे जनरली अज्यूम दैट, मतलब ये जो जनरली अज्यूम कर रहे हैं ना, ये वाला सिचुएशन है, उसको सेंट्रल बैंक अज्यूम कर रहा है। मतलब ये कंटिन्यूएशन हो रहा है ना यहाँ पे। मतलब लाइक in the post-pandemic recent past, many central bank worldwide has carried out interest rate hike because central bank generally assume that they has the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। ठीक है, तो देखो हो गया कि नहीं कनेक्शन भी। तो आंसर है इसका ए एंड बी दोनों भी सही स्टेटमेंट है। और बी सेकंड स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 19। अभी यहाँ पर पूछा है ऐसा कौन सा जानवर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम द होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। मतलब एक वो काटी बनाता है, वो काटी से ऐसे एक पेड़ के जो ढाली रहती है, ओके, या फिर लकड़ी का कोई टुकड़ा रहता है ना, उसके अंदर जो कीड़े रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं ना, उनको वो निकाल के खाता है। तो वो कौन खाता है? तो वो खाता है ओरिंगोटॉन। बी, ओरिंगोटॉन भाई साहब खाते हैं। तो ये मिलते कहाँ पे हैं हमें? तो ये मिलते हैं हमें बोर्नियो में। और बोर्नियो में अगर आपने गलती से भी इसकी हंटिंग करी, ओके, तो आपको, मतलब वो इलीगल कहा जाता है, मतलब आपको जेल में डाल देंगे। ठीक है, और सुमात्रा आइलैंड में भी पाए जाते हैं। एक्चुअली ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिशिंग कैट, फिशिंग कैट सुंदरबन एरिया में गंगा ब्रह्मपुत्रा, गंगा वैली, हिमालयन फुट
हिल्स में देखने को मिलता है। ओटर, देखो ओटर ना कहीं काफी ओटर की कई प्रजाति पानी में रहती है, कई प्रजाति लैंड में भी, लैंड के ऊपर भी रहती है। ठीक है, तो ये ओटर का स्टेटस है थ्रेटन। ओके, थ्रेटन है, और ये कार्निवोरस मैमल है, ये याद रखना। ठीक है, कार्निवोरस मैमल, काफी खतरनाक रहते हैं ये ओटर्स, मतलब कई प्रजाति काफी खतरनाक रहती है। स्लॉथ बियर, देखो विश्व में नियरली 8 टाइप के बियर्स होते हैं, उसमें एक स्लॉथ बियर है जो ड्राई एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ये इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में प्रेजेंट है, उपस्थित है, बोल सकते हैं हम इसे। और ये एक नॉकटर्नल एनिमल है। ओके, मोस्ट मोस्टली ये जो स्लॉथ बियर्स रहते हैं ये नॉकटर्नल रहते हैं, मतलब वो रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं। और इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो वल्नरेबल है, वल्नरेबल। क्वेश्चन नंबर 20, इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम। तो ये यूज इस्तेमाल होता है एरोजोल में, फिर फोब एजेंट में, फायर रिटार्डेशन में। ल्यूब्रिकेंट में यूज इस्तेमाल होता नहीं है, ये इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटर में, फिर इंसुलेशन के लिए भी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी है 23, कार्बन मार्केटिंग। Carbon marketing are likely to be one of the most widespread tool in the fight against climate change. उन्होंने वन ऑफ द कहा है, ना कि ओनली या फिर मोस्टली, ऐसा कुछ नहीं कहा, तो ये स्टेटमेंट सही है। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बट ये इंडिविजुअली दोनों सही है। ओके, एक्सप्लेन कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। अभी ना एक चीज याद रखते हैं, ये जो जब कोई कंपनीज परचेस करती है इमिशन परमिट को, ओके, या फिर पे करती है कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल स्कीम्स, सो दोज रिसोर्सेस आर ट्रांसफर फ्रॉम प्राइवेट टू स्टेट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी क्वेश्चन नंबर 26 पहले देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 26 है ना, दिखता काफी बड़ा है बट है मजेदार। Which one of the following best describe the concept of small farmer, large field? Small farmer, large field. Resettlement of the large number of people uprooted from their countries due to war by giving them large cultivating land. अभी देखो, इसी तरह का जो ऑप्शन है थर्ड टाइम आया है। इसके पहले हमने देखा था कि एक क्वेश्चन था, वहां पे उन्होंने कहा था कि जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है वो दे विल गिव द लैंड टू द रेफ्यूजीज। तो इसी तरह का ये क्वेश्चन है कि ये क्या बता रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ रीसेटलमेंट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स अप्रूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज। ओके, अप्रूटेड फ्रॉम देयर कंट्रीज, दूसरे कंट्री से। अगर ओन कंट्री इस तरह का कुछ आया तो फिर सोच सकते थे हम, बट इन्होंने कहा है कि किसी कंट्री में वॉर चल रहा है, वो वहां से हमने हमारे कंट्री में आ गए और उन्हें कल्टीवेटेड लैंड दिए। वो देखो कल्टीवेटेड लैंड दिए हुए, वो भी लार्ज कल्टीवेटेड लैंड दी है। देखो भाई, लैंड के लिए इतना झगड़ा होता है यहाँ पर, वो ये लैंड बांटेंगे, कुछ तो, कुछ भी क्या यार। तो ये स्टेटमेंट सही है, सही है क्या, नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी बचे तीन। मेनी मार्जिनलाइज फार्मर्स, मेनी मार्जिनलाइज, अभी देखते हैं यहाँ पे लार्ज स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर नहीं, मतलब ही क्या होता है, मार्जिनल फार्मर होता है। इन एन एरिया
organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agricultural operation। ठीक है, इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको। थर्ड देखते हैं, many marginalized farmer in an area together make a contract with the corporate bank and corporate body and surrender their land। भाई खुद की लैंड दे देंगे टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर अ फिक्स टर्म फॉर विच। देखो, लैंड दे सकते हैं क्या, लीज अगर यूज किया रहता तो हम सोच सकते थे, यहाँ पे सरेंडर पूरा, इतना मतलब एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे यूज किया इन लोगों ने। स्टेटमेंट डी, a company extend loan, technology, knowledge, material inputs to the number of small farmers in an area so that they produce the agricultural community requires by the company for its manufacturing process and commercial product। ओके, ठीक है। अभी बचा बी और डी, बट आपको सबसे सुटेबल कहाँ पे लग रहा है? देखो, जो ऑप्शन, एक याद रखना, ये नोट पॉइंट याद रखना, जो ऑप्शन जितना ज्यादा एक्सप्लेन करता है वो गलत होता है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्ज मेनी मेनी marginal farmers in an area organize themselves into group and synchronize and harmonize select agriculture operation। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following activities of the RBI is considered to be the part of sterilization। पहले समझते हैं स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। सॉरी, स्टेरिलाइजेशन मतलब, देखो, फॉरेन एक्सचेंज, जब फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन होता है ऑन डोमेस्टिक मनी सप्लाई पर, तो ये जो इम्पैक्ट होता है ना, उस इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टेरिलाइजेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और याद रखना, जब आरबीआई इंटरवेंट करती है ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, ओके, उनका इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई में बढ़ गया है, और वो सप्लाई कैसे, मतलब इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ रहा है उनका, तो मनी सप्लाई का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ गया है ड्यू टू बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज। ओके, बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज के वजह से वो इम्पैक्ट बढ़ गया है। और हमें पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, अभी ये बाइंग और सेलिंग कहाँ पे होंगी? ओपन मार्केट ऑपरेशन में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी एक हिंट एग्जामिनर ने दी है कि आरबीआई के जो फंक्शंस है, कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, डेब्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट, रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और क्या फंक्शन है? मॉनिटरिंग फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन, फिर मैनेज इन्फ्लेशन, ये सभी फंक्शन है आरबीआई के। और आरबीआई के फंक्शन ऑलरेडी हमने 2 बार डिस्कस किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अभी देखेंगे 25, हाउ मेनी अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। देखो, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रहते। मुझे बताओ, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो? देखो, कॉल मनी मार्केट तो हम समझ, कॉल मनी ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, नाम याद तो, कॉल मनी। ट्रेजरी बिल, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब क्या है? मनी मार्केट। ठीक है, और कैपिटल मार्केट मतलब लॉन्ग टर्म, तो गवर्नमेंट बॉन्ड एंड स्टॉक मार्केट ये दोनों आते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी ये याद रखना, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर हाउ मेनी अबव आर इंक्लूडेड इन मनी मार्केट ये आया तो कॉल, देखो फिर से लिखेंगे, कॉल मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म कम्स इन मनी मार्केट, उसके बाद ट्रेजरी बिल मार्केट, थर्ड है कैश मैनेजमेंट बिल, फोर्थ है कमर्शियल पेपर,
एंड फिफ्थ है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर जो 27 है ना, इसे काफी डिस्कस करना है हमें इसमें। ओके। देखो पहले तो थर्ड वाला पढ़ेंगे। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। सम ट्राइबल, अगर एक ट्राइबल ने भी यूज किया तो वो कैलकुलेट होता है सम में। ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो सही होगा। नाई नाइजर इज कल्टिवेटेड इन खरीफ क्रॉप, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस ईएमएसपी प्रोवाइड किया है नाइजर सीड्स को, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। पहले हम देखेंगे एमएसपी कैसे डिसाइड होता है। ओके, ऑलरेडी हमने देखा है एमएसपी डिक्लेयर, देखो डिक्लेयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। बट जो डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन कौन लेता है? वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है। और ये डिसीजन कब लेते हैं? ये कंसल्ट करते हैं, रिकमेंडेशन लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्राइजेस की। अलोंग विद दैट वो मार्केट की भी स्टडी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी जो एडवाइस रहते हैं, सलाह वगैरह रहता है उनका, उसको भी कंसिडर करते हैं वो। और जो रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज रहती है ना, ओके, फूड एंड एग्रीकल्चर, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इन सब का भी ओपिनियन लेके ये डिसीजन होता है। ठीक है। अभी जो खरीफ क्रॉप्स है, तो खरीफ क्रॉप टोटल देखो, टोटल 22 क्रॉप्स है, इन पर एमएसपी मिलती है। तो उसमें जो 14 क्रॉप्स है वो है खरीफ क्रॉप। ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ खरीफ क्रॉप कौन कौन से है। तो पैडी मतलब अपना राइस, फिर ज्वार, बाजरा, मेज मतलब मक्का, रागी, तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट मतलब अपने पीनट जो रहते हैं ना वो, सोयाबीन, सनफ्लावर, सनफ्लावर के बाद सनफ्लावर की सीड्स रहते हैं ना वो, फिर सीसम, नाइजर सीड एंड कॉटन। ऐसा लग रहा है मार्केट की लिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है। और 6 आते हैं राबी क्रॉप्स में, तो उसमें है वीट। ओके दोस्तों, ये क्यों बता रहा हूँ, एक आधी बार कौन विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इजी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। वीट, राबी क्रॉप कौन से? वीट, फिर बार्ले, ग्राम, मसूर, फिर रैपसीड, ये रैपसीड को याद रखना, मस्टर्ड, एंड सैफलावर। सैफलावर बोल रहा हूं मैं, सनफ्लावर नहीं, सनफ्लावर तो खरीफ में आएगा। अभी ये 14 प्लस 6 20 हो गए। दो कौन से और दो है कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि एमएसपी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन कमर्शियल क्रॉप्स, तो ये वो गलत होगा, क्योंकि वो जूट एंड कोपरा पे अवेलेबल होता है। ओके, जूट एंड कोपरा पे। ठीक है। तो अभी इस पे पूरा एनालिसिस हुआ है अपना। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग असेट, हाउ मेनी अबव आर कंसिडर एज इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। देखो इनटेंजिबल पढ़ने के बाद आपको याद आ रहा होगा, एक क्वेश्चन हमें पूछा था कि कौन कौन सा स्किल होता है, इनटेंजिबल में कौन सा स्किल है, वो एक क्वेश्चन था। ओके, तो इनटेंजिबल मतलब जिसे फिजिकली छुआ नहीं जा सकता। ब्रांड रिकॉग्निशन को फिजिकली छुआ जाता है क्या? नहीं जाता भाई। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये तो आइडियाज होते हैं लोगों के। और मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, ये तो डेटा होता है। तो 1 3 4 आते हैं। और इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मतलब क्या होता है कि वो फिजिकल असेट है ना, इन्वेंटरी उस तो इनोवेशन उससे रिलेटेड होगा। तो ये आएगा टेंजिबल इन्वेस्टमेंट के अंदर। और टेंजिबल इन्वेस्टमेंट या फिर टेंजिबल असेट मतलब होता है जिसे फिजिकल गुड्स फॉर सेल्स एंड प्रोडक्शन।
तो ये गया, आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर टेंजिबल भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना टेंजिबल का ये, जिसे फिजिकली छुआ जा सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा लगता है इजी है, बट है मुश्किल क्वेश्चन, ठीक है, मतलब एग्जाम प्रेशर में ये मुश्किल लगने लगता है ये क्वेश्चन, कंफ्यूजन होता है इसमें। इन एसेंस व्हाट डज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? लॉ, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब मेनका गांधी केस वाला सिनारियो था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में यहाँ पे इंश्योर किया जाता है इलीगल प्रोसीजर्स। देखो यहाँ पे इंश्योर किया जाता है नेचुरल जस्टिस, इंश्योर किया जाता है लीगल जो प्रोसीजर है वो फेयर तरीके से एंड जस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक याद रखना सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान, फ्रॉम जापान वी टूक इट। क्वेश्चन नंबर 32 भी इन स्टेटमेंट वन एंड टू वाले, इन इंडिया प्रिजन आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखो प्रिजन, इस पर 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि 2020 2021 में था शायद, 2021 में था कि प्रिजनर्स जो रहते हैं उनको राइट रहता है परोल मिलने का, ठीक है। तो in prisoner are managed by state government with their own rules and regulation for the day to day administration prison, ये स्टेटमेंट तो सही है। इन इंडिया prison are governed by the prison act 1894 which express kept the subject of prisoner in the control of provisional government। देखो प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं है यहाँ, सॉरी, प्रोविजनल गवर्नमेंट ये सही है, बट उस टाइम ये 1894 में वो ब्रिटिश इंडिया का टाइम पीरियड था, कॉलोनी थे हम, बट अभी ये कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों भी स्टेटमेंट सही आएंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 29, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, डेमोग्राफिक रिफॉर्म, sorry, consider the following. For the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above criteria other than population area and income distance? ठीक है, देखो पहले समझते हैं टैक्स डिवोल्यूशन। टैक्स डिवोल्यूशन होता क्या है? टैक्स डिवोल्यूशन इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, हॉरिजेंटल में क्या आता है? देखो ये क्वेश्चन तो अभी, ये नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि हॉरिजेंटल टैक्स क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो हॉरिजेंटल टैक्स मतलब क्या? अलोकेशन बिटवीन स्टेट, मतलब क्या करना है, स्टेट को जो अलोकेट कर रहे हैं हम लोग, तो वो फेयर होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एंड बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। अभी वो क्राइटेरिया कौन है वो हम देखेंगे यहाँ पे। उसमें एक क्राइटेरिया क्या है? पॉपुलेशन एरिया और इनकम डिस्टेंस है। उसके बाद कौन कौन से क्राइटेरिया है? तो उसके बाद क्राइटेरिया है डेमोग्रेटिक परफॉर्मेंस, ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर गवर्नेंस रिफॉर्म आएगा क्या? नहीं, गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि देखो स्टेट, देखो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सेवन शेड्यूल वाला वो तो हमने देखा था। कुछ सब्जेक्ट स्टेट्स में आते हैं जैसे कि पुलिस, एजुकेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये उन पे डिपेंड है, ठीक है। बट हमें वो क्राइटेरिया, वो मतलब वो तो स्टेट का खुद का पावर है ना। यहाँ पर वो फैक्टर्स, वो क्राइटेरिया हमें चूज करने पड़ेंगे जो जो कैसे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, किसी स्टेट की ज्योग्राफी अलग होती है, किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं, किसी के पास कम रिसोर्सेस होते हैं। जैसे देखो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, किसी में फॉरेस्ट ज्यादा होता है, कहीं में राजस्थान में फॉरेस्ट है क्या? नहीं है, ज्यादा नहीं है। ओके, वहां पे कम फॉरेस्ट है, वहां पे डेजर्ट ज्यादा है, वहां की इकोलॉजी अलग है। तो सेकंड भी सही है। स्टेबल गवर्नमेंट आता है क्या इसमें? भाई स्टेबल गवर्नमेंट कहाँ से आएगा, ये स्टेट की बात कर रहे हैं हम। टैक्स एंड अगर कुछ हो भी जाए तो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। मींस
टैक्स एंड फिस्कल इफेक्ट्स, तो ये आता है इसमें। ओके, फिस्कल इफेक्ट्स, टैक्स एंड फिस्कल इफेक्ट, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी मैंने हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन तो बता दिया, वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन भी होगा, क्या रहता है वो भी देख लेते हैं। वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, तो वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन मतलब शेयर्स ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस। ओके, मतलब सेंटर स्टेट को देता है। ओके, इसे कहा जाता है वर्टिकल, और स्टेट टू स्टेट जो रहता है उसे हॉरिजॉन्टल। ओके, मतलब डिफरेंट, देखो सेंटर दे रहा है, स्टेट डिफरेंस, ये हुआ वर्टिकल। ठीक है, अभी ये स्टेट के जो अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं उसके हिसाब से देते हैं, उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग infrastructural sector. On the how many of the above does UNOPS Sustainable Investment in Infrastructure and Innovation S3I initiatives focus for its investment? तो यूएनईपी 1973 में बनी थी, और ये पार्ट है यूएनडीपी का। यूएनडीपी फोकस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे याद रखना है, देखो लगेंगे ये चारों के चारों भी सही है। अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो भी देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग, रैपिड ट्रांसपोर्ट, एनर्जी भी तो रहेगी, तो ये तीन है। और हेल्थ सेक्टर नहीं, हेल्थ केयर नहीं आता इसमें। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्री ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। देखो, इसी थीम पर बेस्ड ये फोर्थ क्वेश्चन है। इसके पहले हमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे थे कि लाइक कंट्री की लिबर्टीज किस पे डिपेंड होती है। ओके, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, उस तरह का क्वेश्चन था। फिर ये तो काफी बार पूछा था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ड रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ना लगाम लगाता है, कोई भी है ना, तो वो लगाम लगाता है, मतलब क्या करता है, लिमिट करता है गवर्नमेंट की बॉडी पावर को। तो ऑप्शन सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। और इसका सेकंड पर्पज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्विटी एंड सोशल सिक्योरिटी। ओके, तो आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो सेकेंडरी पर्पज है यहाँ पर। ओके दोस्तों, अभी बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।